नमस्कार। HPRC की अपकमिंग TGT JBT और बाकी भी एग्जाम्स के लिए जो है हमने एक अलग से सीरीज़ चलाई है। इस सीरीज़ को जो है हमने नाम दिया है अभ्यास HPRC कर। इस सीरीज़ का ये 21 नंबर पार्ट हम डिस्कस करेंगे और इस सीरीज़ में उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाता है जो कि ऑफिशियली सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल से डिस्कस किया जाता है ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स टुक प्लेस इन, तो बोलते हैं कि पहली नंबर की जो पैरालंपिक गेम्स हुई थी वो कहाँ पर जो था वो हुई थी। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहला पैरालंपिक गेम्स कहाँ पर हुआ था तो ये रोम में हुआ था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। रोम कौन सी कंट्री में आता है? इटली की कैपिटल है रोम, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, कौन से ईयर की ये बात रही थी? ये जो पहले पैरालंपिक गेम्स हुए थे ये 1960 में जो था वो हुए थे रोम इटली में, ये भी पता होना चाहिए। और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि पैरालंपिक गेम्स जो है वो इनको जो है वो एक और नाम से जाना जाता है, इनको द स्टोक मैंडेविल गेम्स भी जो है वो इनको बोला जाता है। तो ये आपको पहले नंबर की पैरालंपिक गेम्स के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। हम बात करते हैं पैरालंपिक गेम्स के बारे में कि कब कब ये होस्ट की गई, कौन कौन इनको होस्ट कर चुका है अभी तक, इनके बारे में भी हम जानते हैं। ओलंपिक गेम्स के बारे में तो अक्सर पढ़ते रहते हैं, परंतु आज पैरालंपिक गेम्स का क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर करेंगे। देखिए पहली बार तो इटली में हुए, रोम में, ये रोम में हुए थे, इटली के रोम शहर में। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो था वो टोक्यो में जो था वो हुए थे, टोक्यो में दूसरे नंबर पर हुए थे। और अगर हम लेटेस्ट वन की बात करते हैं कि लेटेस्ट वन जो था वो कब हुए, तो लेटेस्ट वन जो था वो 2024 में हुए थे, जिनको जो है वो पेरिस के द्वारा जो था वो पेरिस में जो था वो होस्ट किया गया था। और पेरिस में होस्ट किया गया था, इस मेडल टैली में जो था वो टॉप में जो था वो चाइना जो था वो रहा था। हर 4 सालों के बाद ये पैरालंपिक्स जो है वो होते हैं ओलंपिक्स गेम्स की तरह। तो इसके बाद 2028 में जो है ये होंगे। 2028 में इनको जो है वो कौन होस्ट जो है वो करेगा? 2028 में इनको लॉस एंजल्स जो है वो होस्ट करेगा, ये बात भी पता होना चाहिए। लॉस एंजल्स इनको 2028 में होस्ट करेगा। इतना सब आपको पता चल गया एनफ है पैरालंपिक गेम्स के बारे में जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी इन 1876। तो पहला क्वेश्चन यहां से क्या क्लियर होता है कि ये जो इंडियन एसोसिएशन थी ये कब बनाई गई थी। अगर हम इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये इंडियन एसोसिएशन जो था वो कौन से ईयर में बनाई गई थी? ये जो है वो 1876 में बनाई गई थी। और ये 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा बनाई गई थी। इनके साथ एक और भी थे उस टाइम जिनका नाम आनंद मोहन बोस था। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया था। और यहाँ पर जो इसके पहले सेक्रेटरी बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? वो आनंद मोहन बोस ही बनाए गए थे। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आनंद मोहन बोस जो है वो पहले इसके सेक्रेटरी बने थे। स्थापना इसकी 1876 में जो था वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। अगर हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट का नाम भी पूछा जाता है। उनका नाम जो है वो WC बनर्जी था। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो था वो पहले प्रेसिडेंट थे। और हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले इंडियन कौन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने थे? पहले इंडियन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर बने थे वो दादा भाई नौरोजी जो था वो थे। उनका नाम ध्यान रखना है दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है वो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी दी गई। इनके द्वारा एक किताब भी दी गई जिसको पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम से जो है वो जाना गया। दादा भाई नौरोजी जो है वो 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। पहली बार ये 1886 में बने थे, दूसरी बार 1893 में बने थे और तीसरी बार 1906 में जो था वो बने थे। तो हमने इंडियन एसोसिएशन से जो है वो जानना स्टार्ट किया। हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में भी जो है वो साथ में जान लिया। खासकर हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट और जो इसके 3 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं दादा भाई नौरोजी, वो भी हमने जो है वो जान लिए। इतना सा याद रह जाएगा। वहां से 4-5 क्वेश्चन जो है वो आपके जो है वो हमने पढ़ लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर वाज द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको AITUC बोलते हैं। ये जो AITUC था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी, ये कौन से ईयर में जो था वो स्थापित जो था वो की गई थी? ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात इसकी करते हैं कि ये कौन से ईयर में जो था वो स्थापित की गई थी, तो ये 1920 में जो था वो स्थापित की गई थी। 1920 में ये स्थापित की गई थी। अब AITUC यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी है। देखिए जितनी भी ये
टोटल जो है वो ट्रेड यूनियन फेडरेशन वगैरह बनाई गई थी, उनमें जो सबसे ओल्डेस्ट आती है ना वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ही जो है वो आती है, यही आती है। इसकी स्थापना एग्जैक्टली 31 अक्टूबर 1920 को की गई थी, बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन बहुत बार ये भी पूछा गया है कि इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो था वो कौन थे। अगर हम फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करते हैं AITUC की, तो AITUC के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो लाला लाजपत राय जी को बनाया गया था। और बोलते हैं 1929 में इसका 10th नंबर का सेशन जो था वो हुआ था, और ये जो है वो सेशन नागपुर में हुआ था। इसमें AITUC को जो है वो 2 भागों में जो है वो विभाजित कर दिया जाता है, फिर ये 2 भागों में जो था वो विभाजित हो गई थी। तो ये AITUC के बारे में बेसिक सी जानकारी जो है वो आपको यहाँ से जो है वो मिलती है। AITUC के साथ कुछ और भी हम जोड़ सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी इसके कौन थे। पहले प्रेसिडेंट तो लाला लाजपत राय थे, इसके जो पहले जनरल सेक्रेटरी थे वो दीवान चमन लाल, जिनका नाम था दीवान चमन लाल, ये इसके पहले सेक्रेटरी जो था वो थे। तो पहले सेक्रेटरी का नाम ये है दीवान चमन लाल। तो यहाँ से AITUC का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हुआ, ठीक है, ये हमने जान लिया। यहाँ से अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ बाय ब्लॉकिंग हार्मफुल टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन। बात ये की जा रही है जो हमें जो है वो हार्मफुल रेज से एक लेयर ऐसी है जो प्रोटेक्ट करती है, उस लेयर का नाम क्या है। हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर, उसमें जो है वो अलग अलग लेयर जो है वो आती हैं। अगर हम उन लेयर्स के बारे में जानते हैं तो वो लेयर्स तो आती ही आती हैं, उनका काम भी अलग अलग है। अगर हम इस लेयर की बात करते हैं जो हार्मफुल रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है, सोलर रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है, तो वो कौन सी जो है वो लेयर है, वो स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो आती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फीयर आती है, स्ट्रेटोस्फीयर आती है, मेसोस्फीयर आती है, थर्मोस्फीयर आती है और एक्सोस्फीयर जो है वो आती है। इतनी सब लेयर जो है वो हमारे यहाँ पर जो है वो आती है। ट्रोपोस्फीयर की बात करते हैं तो सबसे लोअर मोस्ट लेयर ये एटमॉस्फेयर की है। इसकी जो एवरेज हाइट होती है वो 13 किलोमीटर से जो है वो 13 किलोमीटर की होती है। ये रफली जो है वो 8 किलोमीटर तक जो है वो 8 किलोमीटर से जो है वो 18 किलोमीटर तक जो है वो एक्सटेंड होती है। इतना सा कुछ आइडिया जैसा आप याद रखिए ट्रोपोस्फीयर का। ट्रोपोस्फीयर के बाद जो स्ट्रेटोस्फीयर आती है वो भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर के बाद आती है, 50 किलोमीटर तक की रेंज इसकी रहती है। और ये वही स्ट्रेटोस्फीयर है, इसमें जो ओजोन लेयर आती है, जो हमें हार्मफुल जो रेडिएशन होती है जिनको आप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी बोलते हैं, उनसे जो है वो हमें शील्ड प्रोवाइड करवाती है, बचाती है। ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर के बाद मेसोस्फीयर जो है वो आती है। मेसोस्फीयर लगभग जो है वो 80 किलोमीटर तक चली जाती है। और मेसोस्फीयर के बाद जो लेयर आती है एक आयनोस्फीयर भी बीच में आती है। आयनोस्फीयर 800 से 400 किलोमीटर तक जो है वो आती है, और इसमें जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जो रेडियो वेव्स वगैरह होती हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फिर थर्मोस्फीयर जो है वो आती है। और सबसे जो अपर मोस्ट लेयर आती है वो कौन सी आती है, सबसे अपर मोस्ट लेयर जो है वो एक्सोस्फीयर जो है वो आती है। ये हाईएस्ट लेयर है, सबसे अपर मोस्ट लेयर जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर की जो है ये आती है। तो ये लेयर्स हमने जानी, हम इससे भी डिटेल में जानेंगे जब अगला क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेयर्स में आपने ध्यान रखना है कि लेयर्स में हमारे पास जो जहाज वगैरह उड़ते हैं वो कहाँ पर कौन सी लेयर में उड़ते हैं, वो स्ट्रेटोस्फीयर में जो है वो उड़ते हैं। बाकी ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वगैरह है ये भी आपने पढ़ लिया। आपने जो है वो पढ़ लिया जो रेडियो पार्टिकल्स होते हैं, रेडियो वेव्स जो होती हैं वो आयनोस्फीयर में होती हैं। इतना सब बेसिक है ये, इसके बारे में इतना ही जानेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं व्हेन डिड द ग्रीन रेवोल्यूशन बिगिन इन इंडिया। तो बोलते हैं भारत में हरित क्रांति जो था वो कब स्टार्ट हुई थी। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में जो था वो कब स्टार्ट हुई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किसको कहा जाता है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडिया में स्टार्ट होती है वो 1966 में जो था वो स्टार्ट हुई। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर ही रहे हैं तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किसको बोला जाता है, जिनके द्वारा ग्रीन रेवोल्यूशन ये स्टार्ट होती है, तो ये MS स्वामीनाथन जी को जो है वो बोला जाता है। MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। और ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी ना हमारे पास, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो हमारी आप कहेंगे कि हमारे जो व्हीट थे, हमारे जो राइस थे, हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी फूड के मामले में, फूड जो हम इनसिक्योर फील करते थे, फूड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा उसके बाद जो था वो हो गई थी। और अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात पूरे वर्ल्ड लेवल पर करते हैं तो नॉर्मन बोरलैंग है एक, यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ उनका, यहाँ पर नॉर्मन बोरलैंग है एक, ये क्या है नॉर्मन बोरलैंग, ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड जो है वो आते हैं। और ये जो नॉर्मन बोरलैंग है इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है
1970 में 1970 में जो था वो इनको पीस प्राइज मिला था। जब हम पीस प्राइज हमने इनका पढ़ा तो MS स्वामीनाथन जी को जो है वो इस बार भारत रत्न अवार्ड भी जो है वो दिया गया। तो हमने MS स्वामीनाथन जी का भारत रत्न अवार्ड भी पढ़ा है। हमने देखो रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ ली, वैसे ही व्हाइट रेवोल्यूशन आती है जिसके वर्गीस कुरियन फादर हैं, और व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वो मिल्क या फिर डेयरी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे जुड़ी हुई है। ब्लू रेवोल्यूशन भी आती है, ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। गोल्डन रेवोल्यूशन भी आती है जिसमें हनी, फ्रूट प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर चीजों से रिलेटेड जो है वो आती है। येलो रेवोल्यूशन भी आती है जो ऑयल सीड की जो प्रोडक्शन है उससे संबंधित जो है वो आती है। ब्लैक रेवोल्यूशन भी आती है जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन से संबंधित जो है वो आती है। तो ये सब आपने ध्यान रखना है इन रेवोल्यूशंस के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JVT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर कि आप स्टडी को लेकर जो है वो कितने सीरियस है। आप जितने स्टडी को लेकर सीरियस है ना, हम भी उतने सीरियसली ही जो है वो यहाँ पर जो है वो आपके लिए तैयारी करवाते हैं। और डिपेंड सारी बातें आपके ऊपर करती हैं कि अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट में चाहते हैं आपका नाम आए, तो आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है, आपको अपनी कमियों को किस तरह से एनालाइज करना है और उनके ऊपर काम किस तरह से करना है, किस तरह से चीज़ों को रिवाइज करना है। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जो है वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट। तो बोलते हैं कि भारत में जो चीफ मिनिस्टर होते हैं किसी भी राज्य के, उनमें से इनका कौन सा काम ये नहीं है। सबसे पहली स्टेटमेंट में बोला गया है कोऑर्डिनेट्स द फंक्शनिंग ऑफ इंटर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ना दो स्टेट्स का, उनके बीच में कोऑर्डिनेट स्थापित करना ये चीफ मिनिस्टर का काम होता है। दूसरे में बोलते हैं गाइड्स द फ्रेमिंग ऑफ द पॉलिसीज फॉर द स्टेट, की जो पॉलिसीज स्टेट की बन रही हैं उनके लिए जो है वो गाइड करना। और तीसरे में बोलते हैं इज द सोल लिंक बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड गवर्नर। तरह से यूं कहा गया है कि लिंक स्थापित करके रखना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड गवर्नर्स के बीच में। और चौथे में बोलते हैं कि एडवाइजेज द गवर्नर, और गवर्नर को एडवाइस भी करना है उन्होंने। अगर हम किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री की बात करते हैं ना, तो पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड काम उनका नहीं है कि वो स्टेट्स के बीच में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके बीच में जो है वो कोऑर्डिनेशन स्थापित करे, तो वो उनका काम नहीं है। बाकी के काम उनके हैं, पॉलिसीज वगैरह वो फ्रेम करेंगे, गवर्नर के साथ उनके अच्छे संबंध होने चाहिए, गवर्नर को रिपोर्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे गवर्नर को, वो उनका काम जो है वो है। परंतु पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर जो है वो उनका काम नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि चीफ मिनिस्टर, तो आर्टिकल 164 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा है जो कि बात करता है चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट की, कि चीफ मिनिस्टर किसी भी स्टेट के जो अपॉइंट किए जाएंगे वो गवर्नर के द्वारा जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, होता ऐसे है कि किसी भी स्टेट में होते हैं इलेक्शन के बाद ना 2 पार्टियां 3 पार्टियां जितनी भी लड़ रही थी उसमें देखा जाएगा कि किस पार्टी को जो है वो बहुमत प्राप्त है। वो पार्टी जाएगी गवर्नर के साथ मिलेगी और गवर्नर उनको ओथ के लिए, यानी कि उनको जो है वो कहेंगे कि आप प्रस्ताव रखो कि आप सरकार जो है वो बना सकते हैं। उस हिसाब से सरकार बन सकती है, अगर उनके पास पूरी मेजोरिटी है तो बन सकती है उनके पास, तो इस हिसाब से सरकारें जो है वो बन जाती हैं। अगर बहुमत है तो सरकार बन जाएगी, गवर्नर कुछ नहीं कर सकते, उनका काम सिर्फ शपथ दिलाना है। अगर बहुमत नहीं है तो सरकार जो है वो गिर भी जाती है। यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि चीफ मिनिस्टर की ओथ वगैरह जो है वो कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, तो गवर्नर जो होते हैं ना वही चीफ मिनिस्टर की ओथ यानी कि शपथ भी जो है वो ऑर्गेनाइज जो है वो करवाते हैं। ठीक है, तो उसकी पावर्स, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनकी पावर जो है बहुत ज़्यादा होती हैं। पूरे राज्य का वो एक तरह से मुखिया ही कह लीजिए आप। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस देंगे गवर्नर को, वो भी आर्टिकल 163 में आता है। जो मिनिस्टरों के कुछ प्रोविज़न है वो आर्टिकल नंबर 164 में आ जाते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ, जो किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट है उनका जो बिजनेस है, काम है, वो भी आर्टिकल नंबर 166 में आ जाता है। ड्यूटीज जो चीफ मिनिस्टर की हैं किसी स्टेट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देना गवर्नर को, वो आर्टिकल नंबर 167 में जो है वो आता है। तो ये अलग अलग आर्टिकल हैं, बहुत सारे आर्टिकल हैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए बेसिक सा। बाकी चीफ मिनिस्टर के काम मैंने आपको बता दिए कैसे कैसे बात होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं क्या, बोलते हैं यहाँ पर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सेम पर्सन एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट। तो बोलते हैं कि कौन सा संवैधानिक संशोधन 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति को जो है वो नियुक्त करने के लिए प्रदान जो है वो करता है। तो एक ऐसी अमेंडमेंट भी है, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी है जो 2 या कोई भी गवर्नर है उसको जो है वो 2 या 2 से अधिक स्टेट्स का गवर्नर जो है वो बनाने की जो है वो अनुमति देती है।
अगर हम बात करते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे पास 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आ जाती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है और इसे संवैधानिक संशोधन से क्या होता है, दो या कोई भी गवर्नर, कोई भी व्यक्ति जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर जो है वो बन सकता है। ठीक है, बेसिक क्या होता है कि जो गवर्नर होते हैं वो किसी एक स्टेट के होते हैं, परंतु 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है वो किसी गवर्नर को 2 स्टेट का गवर्नर भी बनाया जा सकता है। समझ गए ना, कंफ्यूजन तो नहीं हुआ। जो गवर्नर ऑफ स्टेट होते हैं वो आर्टिकल नंबर 153 में आते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर जो गवर्नर की होती है वो आर्टिकल नंबर 154 में आती है। जो अपॉइंटमेंट गवर्नर की होती है वो आर्टिकल नंबर 155 में होती है। जो टर्म ऑफ गवर्नर होती है वो आर्टिकल नंबर 156 में आती है। जो क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर होती है वो आर्टिकल 157 में आती है। कंडीशन जो गवर्नर की ऑफिस की है वो आर्टिकल 158 में आती है। जो ओथ गवर्नर की होती है वो आर्टिकल नंबर 159 में आती है। तो इस तरह से ना ये आर्टिकल हैं गवर्नर से रिलेटेड, और ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में क्वेश्चन पक्का एग्जाम में बनता है कि आर्टिकल नंबर 153 किसकी बात करता है, या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट की बात कौन सा आर्टिकल करता है, तो वो आर्टिकल नंबर 153 है। इतना सा बताऊंगा, अभी ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं करूंगा। अगर गवर्नर के टेन्योर की बात करते हैं, उनको अपॉइंट करने की बात करते हैं, तो गवर्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो अपॉइंट किया जाता है, और किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक स्टेट का गवर्नर बनाना है तो वो भी प्रेसिडेंट के पास पावर है, और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो उसकी बात करती है। और दूसरा जो है वो गवर्नर जो बनाए जाते हैं वो 5 सालों के लिए बनाए जाते हैं। गवर्नर का जो टेन्योर होता है, वो टर्म जो गवर्नर का होता है वो 5 ईयर का जो है वो होता है, तो गवर्नर का टर्म भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या बोलते हैं द सेल ऑफ गवर्नमेंट असेट इज ऑल्सो नोन एज, तो बोलते हैं सरकारी संपत्तियों की बिक्री को इस रूप में भी जाना जाता है। तो जो सेल ऑफ गवर्नमेंट असेट होती है ना, उसको डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो बोला जाता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है सेल ऑफ असेट ऑफ गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टीज को बेचती है तो उसको क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो बोला जाता है। अगर हम बात डिसइन्वेस्टमेंट की भी करें तो क्या क्या जानना चाहिए इसके बारे में। हमारे पास ना इकोनॉमी में 2 टर्म होती हैं इंपॉर्टेंट, एक इन्वेस्टमेंट होती है, एक डिसइन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है, कोई भी स्टेट है, वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, वो प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्ट करेगा, वो फंड्स के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करेगा ताकि उसको रिटर्न आ सके वहां से। एक होती है डिसइन्वेस्टमेंट, ये बिल्कुल अपोजिट होता है इन्वेस्टमेंट का। डिसइन्वेस्टमेंट में जो है वो प्रॉपर्टी को सेल करना आ जाता है, जो शेयर्स आपने होल्ड किए थे उनको सेल करना आ जाता है। ये चीज़ें डेब्ट को रिड्यूस करने के लिए की जा सकती हैं, या फिर कुछ और रीज़न भी जो है वो इनके पीछे जो है वो हो सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट 2 तरह की टर्म है। आसान सी टर्म है, परंतु क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है जहां से क्वेश्चन को टफ बनाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है द सेल ऑफ गवर्नमेंट असेट इज ऑल्सो नोन एज, तो सरकारी संपत्तियों की जो बिक्री होती है उसकी सेल को जो है वो क्या बोलेंगे, उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोल देंगे आप। इन्वेस्टमेंट आपने समझ लिया। कमर्शियलाइजेशन क्या होता है, कैपिटलाइजेशन क्या होता है, इन टर्म्स के बारे में भी पता होना चाहिए। कमर्शियलाइजेशन का मतलब है ये एक प्रोसेस है जिसमें नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है और प्रोडक्शन मेथड को चेंज करना है। मतलब मार्केट में जो है वो क्या करना है, पूरी तरह से प्रोडक्ट को ले आना है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपने बनाया है, जब उस प्रोडक्ट को मार्केट में ले आएंगे वो सारी पब्लिक के लिए जो है वो अवेलेबल रहेगा, तो आप बोलेंगे कि ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हो चुकी है। ठीक है, इस प्रोडक्ट की कमर्शियलाइजेशन जो है वो हो चुकी है, तो उसको कमर्शियलाइजेशन जो है वो बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन की, तो एक कैपिटलाइजेशन भी जो है वो टर्म होती है। तो ये कैपिटलाइजेशन जो है वो क्या टर्म जो है वो होती है। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी कंपनी की जो है वो टोटल जो वैल्यू है, एक तरह से जो टोटल फाइनेंशियल वैल्यू है उसके शेयर, उसकी इन्वेस्टमेंट, वो जो है वो कैपिटलाइजेशन में जो है वो आ जाती है। बड़े शॉर्ट में मैंने आपको बताया कैपिटलाइजेशन के बारे में कि कैपिटलाइजेशन होती क्या है। कैपिटलाइजेशन का एक एग्जांपल भी देता हूँ। मान लो एक कंपनी है, उसके पास 1 लाख, उसके जो है वो 1 लाख शेयर हैं, और हर एक शेयर की वैल्यू जो है वो कितनी है, वो 50 रुपये जो है वो उसकी वैल्यू है। तो इस जो कंपनी है ना, इसकी जो मार्केट वैल्यू हुई, टोटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसकी, वो कितनी हुई, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 50, तो मतलब 50 लाख जो है वो इसकी टोटल वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल वैल्यू जो शेयर मार्केट में है इसकी वो है 50 लाख, और ये जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो है वो एग्जाम्पल आ जाता है एक। कैपिटलाइजेशन के बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं द टर्म आइसो हाइट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बोलते हैं आइसो हाइट कर एक टर्म आती है। ये आइसो हाइट जो है वो किससे संबंधित है।
ऐसी टर्में जियोग्राफी में हम अक्सर पढ़ते हैं। आइसो हाइट हो गया, तो आइसो हाइट जो है वो किससे संबंधित है, ये रेनफॉल से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब इसके बाद बोलते हैं, देखो आइसो हेट हमने टर्म पढ़ ली, दो और टर्म आती है, एक आइसोप्लेथ आती है, एक आइसोथर्म आती है। ये जो आइसोप्लेथ टर्म आती है ये जो है वो इवेपोरेशन से जुड़ी हुई होती है। जैसे आइसो हेट रेनफॉल से है, इक्वल रेनफॉल से जुड़ी हुई है। आइसोप्लेथ जो है वो किससे जुड़ी हुई है, आइसोप्लेथ जो है वो हमारे पास इक्वल इवेपोरेशन से जुड़ी हुई है। आइसोथर्म भी एक टर्म जो है वो आती है। आइसोथर्म टर्म जो है वो इक्वल टेम्परेचर से जुड़ी हुई जो है वो आती है। तो ये टर्में जो है वो आपने ध्यान रखें। 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट जो हमारे पास जो है वो बोलते हैं पदार्थ होता है, वो कौन सा होता है। सबसे कठोर पदार्थ जो ह्यूमन बॉडी में होता है वो होता है टूथ एनिमल। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। टूथ एनिमल जो है वो मानव शरीर में सबसे हार्डेस्ट, सबसे कठोर पदार्थ जो है वो होता है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में टूथ एनिमल है। और अगर हम बात करते हैं पूरे यूनिवर्स में जो हार्डेस्ट हमारे पास कोई भी जो है वो एलिमेंट आता है, तो हार्डेस्ट एलिमेंट जो है वो डायमंड जो है वो आता है। मेटल से जुड़े हुए कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेटल से जुड़े हुए क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। बोलते हैं विच मेटल जो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर रहती है, मतलब रूम टेम्परेचर पर वो तरल रहेगी, वो मरकरी मेटल जो है वो आती है। लाइटेस्ट सबसे हल्की मेटल जो है वो लिथियम आती है। और एयरक्राफ्ट बॉडीज बनाने के लिए एल्यूमिनियम मेटल इस्तेमाल होती है। और जो मोस्ट डक्टाइल यानी कि सबसे लचीली मेटल होती है वो गोल्ड होती है। इसीलिए गोल्ड के ऑर्नामेंट यानी कि आभूषण भी बनाए जाते हैं। और बोलते हैं विच मेटल इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में मरकरी मेटल जो है वो यूज होती है। विच मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन के लिए जो है वो जिंक इस्तेमाल होता है। जो डेंटल फिलिंग करते हैं उसके लिए कौन सी मेटल इस्तेमाल होती है, तो डेंटल फिलिंग के लिए सिल्वर एमलगम जो है वो इस्तेमाल होता है। बोलते हैं बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सी मेटल है, तो वो सिल्वर है। और बोलते हैं विच मेटल इज एसेंशियल फॉर ब्लड फॉर्मेशन। ब्लड फॉर्मेशन के लिए जो है वो कौन सी मेटल जो है वो एसेंशियल है। अगर हम ब्लड फॉर्मेशन के लिए बात करते हैं तो आयरन इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोलते हैं कि आयरन की डेफिशिएंसी हो गई। और बोलते हैं विच मेटल इज फाउंड इन क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। बोलते हैं विच मेटल इज स्टोर्ड इन कैरोसिन। कैरोसिन में हम 2 तरह की जो है वो मेटल्स को स्टोर कर सकते हैं, एक सोडियम और एक पोटासियम। विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग वायर्स। वायर्स को बनाने के लिए कॉपर इस्तेमाल होता है। विच मेटल इज मिक्स्ड विद ब्रॉन्ज टू। विच मेटल इज मिक्स्ड विद टिन। टिन के साथ किसको मिक्स किया जाता है जब ब्रॉन्ज को बनाना होता है, ये पूछा गया है। तो वो कॉपर को जो है वो किया जाता है। बोलते हैं विच मेटल इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम इस्तेमाल होता है। विच मेटल इज यूज्ड एज अ न्यूक्लियर विच मेटल इज यूज्ड एज अ शील्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो लेड जो है वो उसमें जो है वो इस्तेमाल होता है। ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हमने। आपको पता है इसी सीरीज में हमने जो है वो इंग्लिश के क्वेश्चन भी अभी ऐड किए हैं, हिंदी के क्वेश्चन भी जल्दी ऐड की जाएंगे। फिलहाल इंग्लिश के क्वेश्चन है तो वहां से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पर गलत स्पेलिंग दी गई है। एंश्योर सबसे पहले दिया गया ENSURE इसकी स्पेलिंग होती है। सर्टिफिकेट दिया गया है CERTIFICATE स्पेलिंग होती है। एपोलॉजी दिया गया है APOLOGY इसकी होती है सही स्पेलिंग। कैलेंडर की स्पेलिंग जो है वो यहाँ पर गलत दी गई है। अगर हम बात करते हैं कि कैलेंडर की स्पेलिंग, सही स्पेलिंग की बात यहाँ पर दी गई है CALENDER, ये स्पेलिंग यहाँ पर दी गई है। ये बिल्कुल गलत कर स्पेलिंग यहाँ पर लिखी गई है। कैलेंडर की स्पेलिंग होती है CALENDAR होती है, DAR होती है। तो जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है ये ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्टली स्पेल यहाँ पर किया गया है। आगे बोलते हैं इन दी सेंटेंस द स्ट्रेटेजिक थॉट वर वेरी कोहेरेंट। बोलते हैं व्हाट इज द अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड कोहेरेंट। यहाँ पर कोहेरेंट वर्ड जो है वो दिया गया है। अब इस कोहेरेंट वर्ड का बोलते हैं आपको जो है वो अपोजिट मीनिंग जो है वो बताना है। तो यहाँ पर बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको कोहेरेंट का मतलब जो है वो पता होना चाहिए कि ये कोहेरेंट का मतलब जो है वो क्या होता है। अगर हम कोहेरेंट की बात करते हैं तो कोहेरेंट होता है जो सशक्ता होती है उससे संबंधित जो है ये होता है, सशक्ता से संबंधित होता है। और इसका ऑपोजिट मीनिंग बताना है। सिस्टमैटिक इसका ऑपोजिट मीनिंग नहीं होगा। इसमें जो है वो लैकलस्टर दिया गया है, ये भी इसका मतलब नहीं होगा। यहाँ पर लॉजिकल भी इसका जो है वो एंटोनियम नहीं होगा, अपोजिट मीनिंग। यहाँ पर जो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है ये इसका मतलब जो है वो होगा। इनकॉम्प्रिहेंसिबल जो है वो इसका सही मतलब जो है वो होगा।
आगे बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो साइनोनियम इनके सिमिलर मतलब आपको बताना है। साइनोनियम में जो है वो आपके पास दिया गया है यहाँ पर कंपेनियन। कंपेनियन क्या होता है, अगर हम बात करते हैं कंपेनियन की कि कंपेनियन क्या होता है, तो कंपेनियन जो है वो होता है साथ देना, रिश्तेदार, हिस्सेदार, इस तरह से कंपेनियन बोल देते हैं। तो एनिमी तो नहीं होगा इसका साइनोनियम, सिस्टर भी नहीं होगा, मेट और नेबरर बच जाता है। नेबरर भी नहीं होगा, मेट ही इसका जो है मेट संबंधी जो होता है वही इसका साइनोनियम जो है वो होगा। अगले में बोलते हैं आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द इनकरेक्ट यूसेज ऑफ एन एडवर्ब। तो यहाँ पर आपको उस सेंटेंस को जो है वो आपको सिलेक्ट करना है जहाँ पर इनकरेक्ट एडवर्ब इस्तेमाल की गई है। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड लास्ट नाइट, ये बिल्कुल सही है। दे मेट फॉर लंच यस्टरडे, ये भी सही है। आई विल सेंड यू द रिपोर्ट टुमारो, ये भी सही दिया गया है। परंतु आई विल सबमिट नेक्स्ट वीक द असाइनमेंट टू यू, ये जो है वो इनकरेक्ट दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक। द डिटेक्टिव्स डैश एग्जामिनेशन ऑफ द क्राइम सीन रिवील्ड क्रूशियल एविडेंस दैट अदर हैड मिस्ड। तो यहाँ पर बोले गया है कि डिटेक्टिव्स थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ द क्राइम सीन। थॉरो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। उसने थॉरो एग्जामिनेशन किया उस क्राइम सीन का और वहां से हेल्प मिली, तो ये ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पर भी बोलते हैं वी सिंसियरली थैंक्ड देम फॉर देयर बेनिवलेंस एंड जेनरोसिटी। तो यहाँ पर बोलते हैं वी सिंसियरली थैंक्ड देम फॉर देयर काइंडनेस, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी काइंडनेस एंड जेनरोसिटी हो जाएगा। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही मेड द केक ऑल बाय, तो ऑल बाय हिमसेल्फ हो जाएगा, उसने अपने आप से बनाया सारा केक। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद इनकरेक्ट यूसेज ऑफ एडवर्ब। तो यहाँ पर ये तो हमने शायद पढ़ लिया है पहले, ये तो कवर हो ही गया है। अगले में बोलते हैं ही वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट, ईडियम दिया गया है। फिट्स एंड स्टार्ट एक ईडियम है जिसका मतलब होता है इरेगुलरली ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं टू मीडिएट बिटवीन टू पार्टीज इन अ डिस्प्यूट। तो टू पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट को मीडिएट करना, उसको क्या बोलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, उसको इंटरसीड जो है वो बोला जाएगा। इंटरसीड ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। तो ये इसका सही आंसर जो है वो हो गया। ठीक है जी, ये आपने देख लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन एंड वॉमिटिंग। तो मस्तिष्क का वो कौन सा हिस्सा है जो रक्तचाप जो हो गया, लार, उल्टी, इन सब अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित जो है वो करता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, अभी आप कमेंट कर कर बताएंगे। इस क्वेश्चन को जो है हम इससे पिछले पार्ट में डिटेल से पहले क्वेश्चन में विद फोटोग्राफ माइंड का समझ चुके हैं, तो आप जल्दी से कमेंट कर कर बता दीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।